नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। तो आज की क्लास वहीं से शुरुआत करते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। और पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाया था आपको? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था, जिसमें कुछ सवाल लिख करे थे। शायद 2 सवाल या 3 सवाल हो चुके थे। 2 सवाल हुए थे जो आपकी एक्सरसाइज थी 11 वाली, उसके 2 सवाल किए थे। तो हमने कल इसमें ये बात और की थी इसकी बेसिक, कि इसके जैसे कोई व्रत है उसे व्रत कब बोलेंगे, और व्रत की बेसिक जानकारी के लिए तृज्यखंड क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता, त्रिज्या क्या होती है, और ऐसे व्रतखंड वगैरह। तो हमने कहा था कि व्रत है ये, और इस व्रत की खास बात क्या होती है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर ये खींच दिया तो इस व्रत के भाग हो गए, और जब ये व्रत के ये भाग हो गए मतलब, तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे? ये जीवा है सबसे बड़ी, और इसी को बोल देते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा है, जिसे हम डी से लिखते हैं। तो इस व्रत के जो 2 भाग हुए, इन दोनों भागों को बोलेंगे क्या? अर्ध व्रत। क्या बोलते हैं? और अगर इसी को हम छोटा कर दें, जैसे ये आपका है, इसे छोटा करके अगर हम यहाँ पे लिख दें तब भी इसके भाग हुए 2। अब आप जानते हैं ये आपका दीर्घ भाग है कि नहीं है? और ये आपका कैसा भाग है? लघु। लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। तो ये जब दीर्घ बना तो इसे दीर्घ खंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ये लघु खंड, या इसी को वृत्तखंड भी बोल सकते हैं ना। ठीक है। इसके साथ साथ में एक हमने आपसे कल बात ये भी की थी कि ये अगर व्रत है और अगर हम यहां से ऐसे अगर बना दें तब भी तो ये 2 भाग हो गए, और इस वाले भाग को बोला था ये बड़ा है, तो ये आपका दीर्घ हो गया। लेकिन इसे त्रिज्या खंड या त्रिज्य खंड बोलते हैं, त्रिज्या खंड या, और इसे लघु त्रिज्य खंड बोल देते हैं। अच्छा, त्रिज्य खंड क्यों बोलते हैं, या त्रिज्या खंड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या खंड या त्रिज्य खंड, क्योंकि ये त्रिज्याओं से घिरा है, और जब त्रिज्याओं से घिरा है तभी इसे बोल देते हैं त्रिज्य खंड। किससे घिरा है? त्रिज्या से। 2 त्रिज्या हैं, इन त्रिज्याओं से ये घिरा हुआ, तभी इसे बोल देते हैं त्रिज्य खंड। ये सब हमने आपको जानकारी कल बताई थी। फिर इसके बाद में ये भी बताया था, अगर आपका कोई व्रत है, उस व्रत की ये वाली आपकी क्या होती है? परिधि। और इसके जो अंदर वाला भाग होता है ये क्या होता है? पायर स्क्वायर। जब इसका कोई भाग ना किया जाए तब ये बोला जाएगा क्या? व्रत। क्या बोला जाएगा? ठीक है। और जब इसके 2 भाग कर दिए जाएं, तो जहां ये मतलब व्रत का व्यास है या सबसे बड़ी जीवा है, तो इन भागों को बोलेंगे अर्ध व्रत। और ये जब इसका छोटा घटा के जब हमने ये कर दिया इसकी जीवा इसी को, तो ये दीर्घ खंड हो गया। ये इसको बोल देते हैं दीर्घ व्रत खंड, क्योंकि व्रत का ही तो खंड है, खंड माने भाग, और ये लघु खंड है। फिर आपसे ये कहा था कि ये आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो ये आपकी 2 त्रिज्याओं से ये घिरा हुआ है। अब आपका एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ये वाला भाग आपका बड़ा है, तो बड़े को क्या बोल दिया? दीर्घ। और ये छोटा है तो इसे बोल दिया लघु त्रिज्य खंड। इतनी जानकारी ये थी। अब हमने फिर आपसे ये कहा था कि त्रिज्य खंड क्या होता है। तो त्रिज्य खंड का सूत्र आप हमेशा ध्यान रखना, त्रिज्य खंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360 डिग्री। फिर आपसे ये कहा था ये चाप है, जैसे ये चाप ही तो बोलेंगे। तो हमने कल कहा था कि चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई बराबर क्या सूत्र होता है?
ये आपको थीटा और इनटू में क्या था 2 पाई आर और बटे में 360 डिग्री ये था। ये आपकी चाप की लंबाई के बारे में बात हुई। क्या आप इतनी बात समझ पाए? इसके बाद में हमने अभी बताया कि ये वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल यानी एरिया है। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, एरिया। और जो इसकी ये वाली थी ये परिधि है वृत्त की, और परिधि को ही हम क्या बोल देते हैं, परिमाप बोल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी की थी, और ये जानकारी आप जब तक नहीं कर पाओगे तो हमने फिर आपसे कह रहे हैं कि पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं कि तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7। और एक और होता है पाई का मान 3.14। तो इतनी जानकारी तो की थी। ठीक है, अब इसी के आगे सवाल हम पढ़ेंगे। ये आपको हमने पीछे वाला रिवीजन करवा दिया है। क्या ये बातें जो बताई थी ध्यान है ना? अगर हम आपसे पूछें कि वृत्त का व्यास और वृत्त की त्रिज्या में क्या संबंध होता है, बता सकते हो? बताओ। d/2। आर बराबर d/, यानी त्रिज्या जब आप पूछोगे तो d/2 होगा, और अगर व्यास पूछोगे तो d बराबर 2 गुणे त्रिज्या या 2 × r बोल सकते हैं। और वृत्त की परिधि पता ही है आपको क्या होती है, 2 पाई r। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है, हाँ ठीक। और उस क्या नाम, ये अगर पूछ दें चाप की लंबाई और इंटू बटे में 360। अगर इतनी आपको जानकारी है तो ये आपको चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं सवाल कौन सा था। दोस्तों सवाल कर ही चुके थे। अब चलो इस सवाल को देखते हैं। पिछले सवाल जो 2 कराए थे उसके जस्ट आगे एक सवाल है कि एक वृत्ताकार पहिया, कल दिया था होमवर्क के लिए, जिन लोगों ने होमवर्क किया नहीं उसके लिए फिर दोबारा बता रहे हैं कि एक वृत्ताकार पहिया है जब लुढ़काया जाता है। सवाल को सही से देखो और पढ़ो। जब तक आप सवाल नहीं पढ़ोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सवाल आपके सामने दिया है स्क्रीन के ऊपर। तीसरे में 2 सवाल पूछेंगे, और पहले सवाल में क्या कहा गया, पहला सवाल ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया है जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, आप वृत्ताकार की बात की तो अभी हम वृत्ताकार की तो पूरी बात ही कर रहे थे। अब इस चीज को आप ध्यान पूर्वक समझना। एक वृत्ताकार है और ये क्या है, पहिया। ठीक है, इस पहिए की क्या कहानी है कि अगर इसको लुढ़काया जाए, ये पहिया जब चलेगा, मान लो ये रास्ता है, ये क्या है, इस रास्ते को जब इसे लुढ़काया गया आगे तक ये गया, तो जो रास्ता होगा कितना, 5.5 मीटर। तो ये 5 मीटर तय कर दे, मीटर ही में दिया गया है, समझ रहे हो? तो ये जो पहिया है इसका अगर पॉइंट ये वाला है, अगर ये पूरा पहिया चलेगा यहां से और फिर दोबारा यहीं आ जाएगा, तो अपनी परिधि के बराबर ये पहिया दूरी तय करेगा। समझ रहे हो? तब ये 5.5 मीटर तय करे। इसका मतलब ये है कि ये जो पहिया में बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब सवाल तीसरे में कह रहे हैं कि जो पहिया है उस पहिए का परिमाप, यानी जितना वो चलेगा उतने तो नाप होगी, और 5.5 मीटर तय कर देता है दूरी को। इसका मतलब ये पहिया को जब यहां से अगर तोड़ दें या काट दें तो ये इतना दूरी तय कर देगा। तो परिमाप को बोलते हैं परिधि, यानी पहिए की परिधि दी गई। क्या दी गई? और पहिए की परिधि यानी वृत्ताकार जब पहिया है तो वृत्ताकार की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r बराबर आपको दे दिया, कितना दे दिया, 5.5 मीटर। ये वृत्ताकार पहिए की बात कर रहे हैं। वृत्ताकार पहिए की क्या है, परिधि बराबर, ये आपको दिया गया है सवाल में।
दिया है, ठीक है। और आपसे इसने कह दिया कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपसे ज्ञात करने का। अब आपको क्या पता हो जाएगी जो आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। त्रिज्या हमें नहीं पता, तो त्रिज्या ही तो हम निकालेंगे, पता हो जाएगा हमें। तो ऐसा करो, ये जो 2 पाई आर दिया गया इसके बराबर 5.5 लिखा, ठीक है। आर निकालना तो आर को इसी तरफ रखो और 2 पाई आर को उस तरफ भेज दो। और 2 पाई को जब इस तरफ भेजोगे तो 5.5 में यहाँ 2 पाई और पाई का मान पाई आएगा बटे में 22/7 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए? ठीक है। अगर इतनी बात आप समझ पाए तो अच्छी बात है। अगर इसे काटोगे 2 से तो 2 एकन और इधर जब इसे काटोगे, या ऐसा करो 11 से काट दो, 11 दूनी और 11 बचे, तो ये 0.5 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब जब त्रिज्या आप निकालोगे तो 7 को ऊपर ले जाओगे, तो 7 पना कितना हो जाएगा? 35। एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा और 2 गुणे ये त्रिज्या रहेगा, तो 2 दूनी, यानी आपकी जो त्रिज्या है 3.5/4 आया। आया? क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। क्या 7? ये 7 यहाँ नहीं पहुंच गए, इसके साथ गुणा कर दिया, अभी नहीं समझ में आया? समझ गए अब? 7 पना 35 हो गए, 11 दूनी 22 किया और 11 पचे 55 आया, तो एक अंक बाद दशमलव तो लगना ही था, फिर 7 का हमने गुणा इधर डायरेक्ट कर दिया, तो 7 पने 35 हो गए। अब क्या है, 2 का गुणा 2 में कर दिया, 2 दूनी 4 हुई, यानी 3.5/4 ये त्रिज्या का मान आया है आपका, ठीक है। और उस सवाल में इसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करके बताइए। तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देंगे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आप वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे त्रिज्या अभी आपने निकाली 3.5/4, और यहाँ पर भी 3.5/4 करेंगे। 7 से इसे काट दोगे, 7 पना 0.5 आ गया। क्लियर? अब अगर इसे काटो तो 2 से कटेगा, 2 एकन 2 तो 2 दूनी 4। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, इसके बाद में ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ऐसा करो कि इस 5 का गुणा कर लो इसमें, 25 होते हैं और 5 दिए 15, 15 में 2 जोड़ो, 2 अंक बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। और इधर 11 लिखा, बटे में क्या कर दोगे? 2 चाकू 8, ठीक है। तो 11 का गुणा आप करोगे, 11 पचे 55 की 5 हासिल 5, 11 77, 77 में 5 जोड़ो, 77 में 5 जोड़ोगे 82 होगा, हासिल 8 हो, 11 एकन 11, 11 में 8 जोड़ो 19, 11 एकन 11, 11 में 8 जोड़ दिए। अब 2 अंक बाद दशमलव लगाना, बटे 8 लिखना है। अब इसका चाहो भाग दे सकते हैं आप, जो भी आएगा क्षेत्रफल इतना आएगा, या तो सही बटे में दिया होगा। तो 8 का इसमें देंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा? 3 बचा। तो कितने हो गए? 3 हो गए, 32 हो गए, 8 चक 32। अब भैया शेष कट गए, आप क्या करोगे? ये 5 बचे, 5 से जाएगा नहीं भाग, फिर क्या करोगे? दशमलव लगाओगे। और जब भैया दशमलव लगाओगे, और ये 2 अंक पहले तो है ही, तो 5 हो गए, 8 का भाग 50 में दोगे तो 8 छंग 48, फिर 2 बचे, 8 दूनी 16, फिर 58 40। अभी पिछले कितने 2 थे, अब कितने अंक बाद हो जाएगा? तो इसका आंसर कितना दे रहा है? 13/32।
क्या दे? हाँ, 13 का पहला। दो सही 13 बटे, दो सही 13/32। दो सही 13/32 है। ऐसा किया है भाई, ऐसा करो, दशमलव बढ़ाएं, यहाँ 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये गुणा कर देना है 175 में। अभी किया था, कितना आया था? 1925 कैसे कुछ करके आया था? 11×5 = 55 और 11×7 = 77, 77 में 2 जोड़े, मतलब 5 जोड़े 82 हो गए। और 11×1 और 11 में 8 जोड़ो और ये 800 हो गए, ठीक। अब ऐसा करो, इसे हम ऐसे करे दे रहे, कर दें इसे, कोई दिक्कत? इसे काटो किससे? 25 से, 25 चक्कू 100। और इधर 25 का भाग जब दोगे 192 में, तो आप जानते हैं कि 25 का भाग चला जाएगा 7 बार। 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, और 192 में से आप घटाओगे कितना? 192 में से घटाओगे 175, तो कितना बचेगा? शायद 17, 17 बचेगा। शायद 17 बचे तो 175, फिर जब फिर 25 का भाग देंगे 175, 25 सत्ते 175। तो अगली बार जो आपका आएगा, अगली बार जो आएगा आपका, तो वो 77/8 आएगा, आएगा। अब 32 का भाग इसमें देना है। 32 का जब भाग दोगे तो 32 दूना 64, 32 दूना 64, बचे कितने? 77 में अगर आप 64 घटाएंगे, 77 से आप 64 घटाओ, तो घटाओगे 7 में से कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो 13 2 सही 13/32 वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? पाई आर स्क्वायर बराबर है ये, समझ रहे, वर्ग मीटर। इसके बाद में तीसरा सवाल आपका लग गया। इसके बाद में तीसरे का दूसरा सवाल देखो। इस सवाल में ये कहा गया, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब की बार इसने क्या पूछा है? नहीं है तो फिर इधर ध्यान समझो। आपका एक वृत्त है, उसने वृत्त की बात कही, ठीक है। ऐसा इसने कहा कि ऐसे मतलब कोई त्रिज्या है, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अब इसका कोण अंतरित कर रहा है कितना? 30 डिग्री। अगर ये दोनों त्रिज्या तो ही 14 सेंटीमीटर, ये भी है, ये ए है और ये बी है। इसने ये कहा ये चाप की लंबाई ज्ञात करके बताओ। चाप की लंबाई तो पूछी गई है, कोई वृत्त है, इसको केंद्र मान लो ओ, ठीक। अब हमने आपको बताया कि जो जो दिया गया पहले वो लिखो। इस वृत्त में क्या क्या दिया गया आपको? त्रिज्या, मतलब आर दी गई। आर कितनी दी गई? 14 सेंटीमीटर। इसके बाद में इसका कोण दिया गया है, और कोण को काहे से लिखते हैं? थीटा। थीटा कितना दिया गया? 300 सॉरी 30 डिग्री दी गई, ठीक है। चाप की लंबाई ज्ञात करने को कहा है। चाप की लंबाई बराबर सूत्र हम कई पिछले क्लास में बता चुके कई बार। चाप की लंबाई, और अगर चाप की लंबाई बराबर बराबर अगर आपको पता है तो आप इसको निकाल के बता देंगे। तो चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा इंटू 2πr/360, ठीक। थीटा का मान कितना दिया गया? 30 डिग्री। 2 पाई, पाई का मान कितना लिखना है? त्रिज्या कितनी है बटे क्या करोगे? 360 डिग्री। 7 से काट दिया, 7 दूनी
14, अच्छी बात। 2 से इसे काटो कितनी बार कटेगा? 180 डिग्री। कट गया? 2 से कट गया। अब ये वाले 2 से अगर काटो तो कितनी बार कट जाएगा 180? 90 बार। कट गया? ठीक। ये 0 से 0 कट गया। 3 त्रिका कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब आप खुद सोचो क्या बचा हमारे पास। ऊपर तो 22 है, बटे में 3 है। तो आपकी जो चाप की लंबाई निकली है, चाप की लंबाई वो कितनी निकली है? 22/3। या तो आपको आंसर ऐसा दिया गया होगा, और अगर ऐसा नहीं दिया तो 3 का इसमें भाग दे दिया होगा। तो आप इतना तो जानते, 3 सत्ते 21 होगा। ऊपर 1 बचेगा, 3 सही 1 बटे इतना मीटर दिया, किस सेंटीमीटर में दिया? सेंटीमीटर। या तो दशमलव लगा दिया होगा, 7.33 होगा। तो इतने लिख लो। ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर। नोट करो इसे सवाल को। तीसरे का दूसरा सवाल दिया गया आपका कौन सा है? चौथा। चौथा सवाल वैसे बहुत सरल लग जाना चाहिए था। इसमें क्या दिया गया? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। त्रिज्या कितनी दी गई? एक वृत्त है, और उस वृत्त को हम बना रहे, ये आपका एक क्या है? वृत्त। और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई? उस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो आप जानते हैं, 6 सेंटीमीटर ये आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक, ये भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तो है, ये भी तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ये भी है। मान लो इसे ओ मान लिया, ये आपका ए है और ये बी है। इसका कुछ कोण दिया, कोण कितना दिया? 60 डिग्री कोण। तो इसने क्या कहा? त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। ये वाला जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसने पूछ दिया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो जो जो वृत्त का दिया गया, आपको त्रिज्या दी गई कितनी? त्रिज्या को आर से लिखते हैं, 6 सेंटीमीटर, और इसका कोण कितना दिया गया? 60 डिग्री। ठीक है, ये सेंटीमीटर लिखा है, सी एफ। ठीक, अब आप त्रिज्यखंड निकालोगे। वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री बराबर निकालोगे तो पाई की जगह क्या लिखोगे? 22/7। त्रिज्या आपको कितनी दी गई? 6 गुणे 6 करोगे, थीटा कितना दिया गया आपको? 60 डिग्री कर दिया। ठीक, बटे क्या करोगे? 360 डिग्री। काट दो इसे। इसे जब काटोगे तो 56, और 0 से ये 0 कट ही जाएगा। ठीक है, कट गया। 6 से इसे एक बार में 6 काट दिया। अब 6 का गुणा इधर करो। जब आप 6 का गुणा करोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का इसी तो मान चाहिए था। जब इसे करोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 ये आ गया 132 7 वर्ग सेंटीमीटर इसका आएगा ऐसे। अगर ये सही बटे या भाग में कर रहा है तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 7 को एक बार भाग देंगे, आ जाएगा। 7 का भाग देंगे, 7 एकन 7, एक बार चला गया, कितना बचा? 6 बचा, 62 हो गए। 7 का भाग 62 में देंगे तो 7 अठे 56, और 93 7 अठे 56। अब जब 56 आ गए तो बचे कितने? 62 थे, 7 अठे 56 हो गए, 6 बचे। 6 बचे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 60 हो जाएंगे। फिर 7 अठे 56 करेंगे तो हो सकता है कि 7 18.18 ऐसे करके आ जाएगा। फिर 40 बचे, फिर भाग दोगे, ऐसे इतना वर्ग सेंटीमीटर लगभग क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है, सबसे ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, जहां तक होता है 1 अंक या 2 अंक हम लोग तक निकाल देते हैं, फिर इसके बाद में छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने यही छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है, उसे शुभकामनाएं बोलो। सवाल नंबर है आपका अब की बार 5वां, और सवाल 5 में क्या कह रहा है, ध्यान से जरा समझो। सवाल 5 में कह रहा है कि
आर त्रिज्या वाले, यानी उसकी त्रिज्या की बार क्या दी गई, आर, वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करता है। जैसे अगर इसने वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कही है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और इस त्रिज्या की उसने जो दी है अब की बार लंबाई, उसे बता दिया कि आर है, कितनी है, आर है ये, ठीक। और जो कोण अंतरित करता है इसके द्वारा कितने डिग्री करता है। अब अगर ये वाला अगर आप देख रहे हो ये वाला, तो आपका ये क्या बन जाएगा, त्रिज्य खंड। लेकिन उसने वृत्त खंड की बात की है, किसकी बात की है, और वृत्त खंड तो आपका ये वाला हुआ, कौन सा हुआ, ये वाला, ये आपका क्या हुआ, वृत्त खंड हुआ है जो 120 डिग्री करता। भाई इतना त्रिज्य खंड है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे जब निकालोगे वृत्त खंड को, कैसे निकलेगा, वृत्त खंड को कैसे निकाल सकते हैं, आपको सोचो, इस वृत्त खंड को, इस वृत्त खंड को जरा दिमाग लगाओ, कैसे निकाल सकते हैं, क्या त्रिज्य खंड का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। वैसे तो निकलेगा नहीं। तो हम जरा तुम्हें एक बात बता रहे, ध्यान सुनो। हाँ, वृत्त खंड का फार्मूला लगेगा, कौन सा, वृत्त खंड। जैसे अगर हम इसे मान लें O और इसे कर दें A और इसे कर दें B, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो C मान लो, तो आपका ACB ये पूरा आपका क्या हो गया, वृत्त ACB, या ABC कह सकते हैं। तो ACB ये पूरा आपका ये वाला वृत्त खंड है, जबकि ये वाला आपका पूरा त्रिज्य खंड है। अगर इसको पूरे को देखोगे तो एक बात आप सोचो कि ये वाला पूरा त्रिज्य खंड अगर हमको पता चल जाए, और त्रिज्य खंड में से अगर हम ये वाला अगर आपको ये घटा के दिखा दे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला पूरा त्रिज्य खंड होगा, भूल जाए अगर थोड़ी देर के लिए ये सब कुछ, तो ये त्रिज्य खंड होगा। त्रिज्य खंड में से ये वाला अगर खंड घटा दें तो हमारा क्या निकलेगा, ये वाला खंड, और इसी को बोलते हैं वृत्त खंड, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है त्रिज्य खंड में से क्या घटा दें, इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला सबसे पहले देखो, इसकी त्रिज्या तो हमें आर दी गई, त्रिज्या कितनी दी गई, आर, तो हमने आर लिख ली। कोण इसका 120 डिग्री दिया, लिख लिया। अब आपको अगर वृत्त खंड का वृत्तीय क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त खंड का, क्या पूछा सवाल में, वृत्त खंड का वृत्तीय क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा जो भी आपका है पाई आर स्क्वायर थीटा, क्या त्रिज्य खंड, उसमें से 360 डिग्री करोगे, और माइनस का उसमें कर दोगे 1/2 साइन थीटा और इंटू आर स्क्वायर, या पहले लिख दो आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्या कर दोगे, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, समझ रहे हो। अब चलो देखो ध्यान से कहानी, आपको पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया, तो हम आपकी भलाई के लिए एक बात बताना चाह रहे हैं कि इसमें आर तो कॉमन ले लो, क्या ले लो, तो अंदर बचेगा पाई, और पाई का मान आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रयोग करने के लिए बताया है उसने, कितना बताया, 3.14 कहा है कि नहीं कहा, नहीं कहा तो 22/7 ही रखेंगे, नहीं कहा तो 22/7 रख सकते हैं, ठीक है, 22/7, और गुणे में आर कितना दिया गया, आर तो बाहर लिख ले, थीटा कितना दिया गया 120 डिग्री, और बटे में 300। आप जानते हो कि 0 से 0 ये काट दोगे, 12 तियां ये आ गया, ठीक। माइनस के 1/2 लिखना है, और ये साइन लिखा है, और थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, समझ रहे हो। ये आपकी कहानी पूरी बनी, और जब ये बन गई तो अब ध्यान रखना आर स्क्वायर, ये 22/7 लिखा, 3 दूनी 6 होगा, इसका गुणा करेंगे तो देखो इधर क्या करना, पहले इतने रखे हैं,
इसका गुणा अगर करोगे इधर तो इतना हो जाएगा, पहले अभी इतना ही रखो, 22/7 कर दें और इधर 3 ही रखें, -1/2। और ये साइन 120 लिखा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 + 30। साइन को 90 में जब जोड़ोगे 90 30 कितने 120 हो गए। और साइन 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा क्या होता है पता है क्या? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? तो r² और 22/7 और यहाँ 3 कर दें, -1/2 गुणे साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखा है, ये आपका फार्मूला ध्यान रखना, साइन 90 + थीटा, ये फार्मूला होता है 90 + थीटा, तो इसके बराबर में होता है कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान 30 डिग्री और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का पता है क्या? r² 22/7/3 माइनस नहीं √3/2 ये होता है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो जगह कम है, काम चलाएंगे जरूर। ऐसा करो, इनका लासा ले लो, जब इसका लासा लोगे ये 7 कहाँ जाएगा, 3 तो ऊपर जाएगा अगर इनका आपस में करेंगे गुणा, और इसका इसमें कर रहे हैं। इसका आंसर देखें, उसी हिसाब से इसका आंसर कराएं। 4 पाई, पाई का मान इन्होंने नहीं रखा है, समझ गए? 4 पाई का मान नहीं रखा है, तो ऐसा करो, इन्होंने पाई का मान नहीं रखा तो ऐसे रखो, क्योंकि पाई का मान रखने की जरूरत है इसलिए नहीं करी है क्योंकि पाई का मान कटेगा नहीं, तो पाई का मान रखने की जरूरत भी नहीं है। और जब पाई का मान नहीं रखा तो पाई/3 नहीं आएगा। ठीक है, और हमें आसान हो गया। ठीक है, इतनी इतनी बात क्लियर हुई क्या? चलो, अगर इतनी बात है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखो, ये r² लिखा, बराबर कर रहे हैं सब, 2 दूनी 4 होगा, इस 4 का गुणा इधर करोगे तो 4 पाई हो गया। ठीक, इस 3 का गुणा माइनस इधर करोगे तो 3 × अंडर रूट कितना हो गया 3, और पूरे के बटे यहाँ कितना आ जाएगा भाई, ये 4 हो गया ना, ये 3 का गुणा करो कितना आ गया 12। तो इन्होंने r²/12 लिख दिया और इनटू में कर दिया 4 पाई और माइनस के 3 अंडर रूट 3, और ये कह दिया वर्ग मीटर। इतना आपका क्या है आंसर, ये आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं क्योंकि ये सवाल ऐसा ही था। छठा सवाल देखो, चित्र में वृत्त O, R के लघुचाप PQ की अंश माप 100 डिग्री है, दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। रेडियन का मतलब पाई में। चलो देखो, ये वाला आपका चित्र बना और इस चित्र में ये कहा गया है कि इसका ये वाला कोण 100 डिग्री है, और वो क्या है PQ, और ये क्या है O, यही तो बना है। और इसकी R स्मॉल दे दी, ये त्रिज्या तो दी गई R, ये वाली। इसने कहा रेडियन में माप ज्ञात। अब चाप की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई, वो क्या नाम, थीटा और इनटू 2πr/360। अब आप देखो, रेडियन में कहा तो इसका मतलब है कि पाई को अब कुछ करना नहीं, माना नहीं रखना है। ठीक है, 2 से इसे काटो कितना आएगा 180, और थीटा का मान कितना रखेंगे 100 डिग्री, और यहाँ पाई r बटे में क्या करोगे 180, काटो, 0 से 0 कट गया, इसे काटोगे किससे 2 से, 2 पंचे
और ये 2 m, तो इसका मान आएगा 5πr/9। यही रेडियन में इसका मान है। चाप की लंबाई तो पूछा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप का कहा है, किसका कहा? अच्छा, दीर्घ चाप की बात कही। कितना दिया? देखो, अगर 100 डिग्री ये है, पूरा चाप कितने डिग्री का होता है? ये वाला 360 का होता है, तो ये वाला कितना बचा? 260। तो इसने कहा दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दीर्घ चाप का लंबाई का मतलब है, सीधे सीधे समझो, दीर्घ चाप की बात कही है, किसकी बात कही? दीर्घ चाप का रेडियन में मान ज्ञात करना, तो इसका मतलब क्या करो, 260 डिग्री। भाई 360 पूरे तो 100 डिग्री तो ये हो गया, और दीर्घ चाप तो इसका पी क्यू है, ये वाला है, इसी का मान इसने रेडियन में कहा। तो यहाँ पाई लिखोगे, आर लिखोगे, बटे में क्या करोगे, 160 डिग्री। 0 से 0 कट गया, ये कट गया। इसे काटोगे किससे? 13 आ जाएगा। 2 से काटोगे, ये कितना आएगा? 9। ठीक, तो 13πr और बटे में 9। कहाँ 60 डिग्री? कितना दिया? इतने दिया गया होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो आर क्या उसने ये दे दिया है ना, आर का, तो चाप की लंबाई कॉमन कर लो, हटाओ इसे रेडियन में, इतने लिखो तुम बस, बिल्कुल सही है, सवाल बिल्कुल सही है। ऑपरेशन सिंदूर में तुमने क्या देखा? पहले के जो युद्ध होते थे वो कैसे होते थे, और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो कैसे ऑपरेशन हुआ? सब कुछ तकनीकी से हुआ, सब टेक्निकल ही सब कुछ हुआ। ऑटोमेटेड सब सिस्टम था। ना कोई अपने यहाँ का जवान पाकिस्तान के बॉर्डर में गया, और ना पाकिस्तान वाले हमारे यहाँ आए और उनके इतने ड्रोन वगैरह ये सब गिरा दिए, सब कुछ, हर चीज। इतना जरूर हुआ कि हम लोगों ने, मतलब भारत वालों ने पाकिस्तान के कुछ ड्रोन गिरा दिए, और पाकिस्तान वाले ने कुछ ड्रोन गिरा दिया। अब आप बताओ, यहाँ पे इंसान की कोई मृत्यु हुई? पहले के युद्ध कैसे होते थे? खुद मरते थे लोग ना, किसी की कोई दिक्कत नहीं हुई। वही आने वाले में, अब जैसे अब थोड़े दिन में क्या होगा, ड्रोन बनने लगेंगे, रोबोट बनने लगेंगे, तो रोबोट लड़ाई लड़ेंगे। जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, तो कुछ जब भेजे जाएंगे तो रोबोट भेजे जाएंगे। इतना जरूर होगा कि इनके रोबोट इतने मरे और उनके रोबोट इतने मरे, यानी हमारे पड़ोसी देश के इतने रोबोट मरे और हमारे इतने मरे, यही तो होगा। अगर लड़ाई होगी तो आने वाले समय में इस तरीके की होगी, और जो कि हम लोगों की जो जेन जी जनरेशन है, उस जनरेशन को ये सब कुछ देखने को मिलेगा। मुश्किल से 5, 6, 7 या 10 साल रुको, क्योंकि हमारा देश नहीं है ड्रोन के मामले में या रोबोट के मामले में इतना, मतलब, लेकिन बनने लगे वो भी, इतना नहीं है जितना कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए टर्की देश है, उसमें सबसे ज्यादा यही सब चल रहा है, रोबोट वगैरह सिस्टम। हमारे यहाँ इतना नहीं है, और हमारे यहाँ भी यही जल्दी बहुत परिवर्तन होगा। और परिवर्तन यही होगा कि जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते जैसे रोबोट बनेंगे, 4 बंदूकें लगा दी जाएंगी और वो ही सब कुछ करेंगे, इधर उधर मारेंगे। मक्खी जैसे रोबोट आएंगे। अगर दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो तो एक पक्ष के रोबोट ही मरेंगे, दूसरे पक्ष के भी रोबोट मरेंगे। इतना जरूर होगा लड़ाई में कि इतने रोबोट इतने इनके मरे और इतने रोबोट इनके मरे। ऐसी खूब कहानियां छपने को मिलेंगी, और हम सब लोग कुछ नहीं करेंगे। आने वाले समय में क्या होगा, यही सेम टीचर का भी सिस्टम होगा कि मुश्किल से एक स्कूल में एक टीचर होगा और बाकी सब रोबोट होंगे। जैसे एक, मतलब मैनेजमेंट के लिए रोबोट, मतलब कर दिया जाएगा ह्यूमन टीचर, इसके बाद में सारे रोबोट। जैसे हम लोग बात करेंगे वैसे रोबोट आपसे बात करेगा, वैसे बच्चों को भी समझाएगा, सब झंझट खत्म। ठीक इसी तरीके से डॉक्टर भी होंगे हॉस्पिटल में। एक डॉक्टर होगा
बाद बाकी सारे रोबोट इसी तरीके से होंगे। ऐसे गांव में लगा दिए जाएंगे कि अगर आपके 5 अगर डॉक्टर मतलब ह्यूमन है, ठीक, इसके बाद में एक 2-4 रोबोट उसके साथ में तकनीकी, वो तो बहुत जल्दी हर चीज को कमी पकड़ लेंगे कि तो आपको कौन सी कमी है, क्या कमी है, किस कमी से कौन सा रोग है, वो तो सब कुछ जरा सी देर में निकाल के दिखा देंगे। तो सब कुछ मजबूत होने वाला है। तो आप इतनी बात ध्यान रखें कि आने वाले समय में सब टेक्निकल जब होगा और उसी पे काम करना है, उसी पे मेहनत करना है, तब आप कुछ कर पाओगे। जब टेक्निकल चीजों में आप एक्सपर्ट होगे तभी कुछ कर पाओगे। अब पुराने ढर्रा अगर आप सोचो कि वो वाला हम घिस पिट के सब कुछ करें, नहीं कर पाओगे। मुश्किल से अभी रुक जाओ 10-20 साल में, ये आपकी जो दप्ती चल रही है कागज आगज, ये कागज भी नहीं बच्चों को पकड़ना पड़ेगा, सीधा लैपटॉप पकड़ाया जाएगा हाथ में, या स्मार्टफोन, या ऐसा टेबलेट वाला सिस्टम कुछ बना दिया जाएगा एआई वाला। डायरेक्ट इससे टाइपिंग करना सीखो, डायरेक्ट इससे ये चलाना सीखो, तुम्हें इससे कोई चलाने की जरूरत ही नहीं है। ये सब कागज हटाए जाएंगे, क्योंकि कागज कहाँ तक आएगा, और पोल्यूशन भी वगैरह हर चीज है। ये सब चेंजमेंट होने वाले हैं। तो पहले से अब कितना परिवर्तन, इसलिए कहते हैं कि ये अब नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल वाला, समझ रहे हो, इसी पे काम करना है दब के जवाब, और इसी पे रिसर्च करना चाहिए। और ये बात ईमानदारी से कह रहे कि अपना देश सबसे ज्यादा धर्म और कर्म कांड में बिजी है। और जो देश, ये इतिहास की बात है और अभी वर्तमान समय की भी बात है, आप सर्च करके देखो कि जिस देश ने धर्म को आगे लाए और उसने विज्ञान को नकारा, वो देश डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उस देश का विकास नहीं हुआ, वो विकसित देश नहीं बन पाया। और जिस देश ने विज्ञान या टेक्निकल चीजों को माना सर्वोपरि, वो वही देश विकास कर गया। आप देख लो जापान को, भाई अमेरिका देख लो, चीन को देख लो, क्या है, और तभी आगे हैं। और बाद बाकी जितने देश हैं धार्मिक, वो देश इतना कर ही नहीं पाए, रियल बात है। तो जिस चीज पे हमें आगे जाना है उसी पे करें ना भाई। विज्ञान को तो आप बताओ, विज्ञान विज्ञान को इतनी आसानी से नकार सकते हो? नहीं कर पाओगे। ज्यादा बड़ी बात तो बात हम नहीं कह रहे हैं कि अब हालत ये होगी कि विज्ञान के वजह से आदमी 4 दिन नहीं रह सकता है, नहीं रह पाएगा भाई।